तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस और इसे लिखी है एंजेला डकवर्थ ने। ये किताब इस सोच को तोड़ती है कि सिर्फ टैलेंट वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एंजेला कहती है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो भी तुम्हारे पास मेहनत और जुनून है तो तुम किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। ग्रिट का मतलब है लंबे समय तक किसी चीज के लिए लगे रहना, बीच में रुकना नहीं और हर हाल में कोशिश करते रहना। पहला चैप्टर, शोइंग अप। एंजेला यहां एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ बदल देने वाली बात बताती है। तुम्हारी आधी जीत बस तब हो जाती है जब तुम मैदान में मौजूद रहते हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू ही नहीं किया या बीच में छोड़ दिया। वो अपने टीचिंग के दिनों की बात बताती है कि कैसे उसने देखा कि कुछ बच्चे क्लास में सबसे तेज नहीं थे। उनका आईक्यू भी औसत था, लेकिन वो बच्चे रोज क्लास में आते, होमवर्क पूरा करते, टीचर से सवाल पूछते और बार बार गलती सुधारते। दूसरी तरफ टैलेंटेड बच्चे थे जो शुरू में अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान बंट गया, मेहनत कम हो गई और आखिर में औसत बच्चों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यहां से तुम्हें यह समझ आता है कि अगर तुम अपने सपने के लिए हाजिर नहीं हो तो टैलेंट चाहे जितना हो वो बेकार है। ये वैसा है जैसे तुम्हारे पास सोने का बर्तन है लेकिन तुम उसमें कभी खाना नहीं बनाते, वो सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएगा। दूसरा चैप्टर, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। इसमें एंजेला एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है। वो कहती है कि हम इंसानों को टैलेंट देखकर जल्दी इंप्रेस होने की आदत है। जैसे अगर कोई बच्चा पहली बार में ही बहुत अच्छा गा ले तो लोग कहते हैं, वाह, ये तो नेचुरल सिंगर है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद उसने कई साल से रोज घंटों रियाज किया होगा। एंजेला एक रिसर्च का जिक्र करती है जिसमें लोगों को दो प्रोफाइल दिखाए गए। एक इंसान को बताया गया कि वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन मेहनती नहीं, और दूसरे को बताया गया कि वो औसत टैलेंट वाला है लेकिन बहुत मेहनती है। ज्यादातर लोगों ने पहले वाले को चुना, लेकिन हकीकत में लंबी दौड़ में दूसरा वाला इंसान ही जीतता है। वो कहती है कि ये सोच हमें खुद के बारे में भी धोखा देती है। अगर हम खुद को टैलेंटेड नहीं मानते तो सोचते हैं कि हम कोशिश ही क्यों करें, जबकि सच ये है कि मेहनत करने वाला इंसान धीरे धीरे इतना आगे निकल सकता है कि टैलेंट वाला इंसान सिर्फ देखता रह जाए। इस चैप्टर में एंजेला ये भी बताती है कि कैसे बड़े बड़े एथलीट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट के पीछे सालों की प्रैक्टिस छुपी होती है, जिसे लोग गिफ्ट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा चैप्टर, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। ये चैप्टर इस किताब का दिल है क्योंकि यहां एंजेला एक ऐसा फॉर्मूला देती है जो जिंदगी में मेहनत की असली ताकत दिखाता है। वो कहती है कि अक्सर लोग टैलेंट को बहुत बड़ा मानते हैं और मेहनत को बस एक एक्स्ट्रा चीज समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि मेहनत का असर डबल होता है। एक बार तुम्हें स्किल देने में और दूसरी बार उस स्किल को उपलब्धि में बदलने में। एंजेला यहां एक बहुत बड़ा सच सामने रखती है। लोग टैलेंट को भगवान का तोहफा मानते हैं और मेहनत को बस एक मजबूरी, लेकिन असली खेल उल्टा है। मेहनत ही वो चीज है जो टैलेंट को स्किल में बदलती है और फिर उसी स्किल को उपलब्धि में। अगर तुम टैलेंटेड हो लेकिन मेहनत नहीं करते तो वो टैलेंट बस एक कच्चा माल है, सुंदर दिख सकता है लेकिन किसी काम का नहीं। वो इसका फॉर्मूला बनाती है, टैलेंट प्लस मेहनत स्किल, स्किल प्लस मेहनत उपलब्धि। टैलेंट एक तरह से तुम्हारी शुरुआती रफ्तार है, जैसे रेस में पहला कदम, लेकिन मेहनत वो इंजन है जो उस रफ्तार को बनाए रखता है और तेज करता है। अब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो चाहे तुम्हारा इंजन कितना भी अच्छा हो, गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। मान लो तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम शुरुआत में बाकी बच्चों से तेज दौड़ सकते हो, बॉल पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हो। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस में लापरवाही करोगे, फिटनेस पर काम नहीं करोगे,
स्ट्रैटेजी नहीं सीखोगे तो धीरे धीरे वो बच्चे जो तुमसे पीछे थे मेहनत करके तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। और उल्टा भी सच है। अगर तुम्हारे पास शुरुआत में औसत टैलेंट है लेकिन तुम रोज मेहनत करते हो, फिटनेस बनाते हो, खेल की बारीकियां सीखते हो, तो तुम प्रो लेवल तक पहुंच सकते हो। एंजेला एक म्यूजिक स्टूडेंट का किस्सा सुनाती है। म्यूजिक स्कूल में एक लड़की थी जिसका टैलेंट ठीक ठाक था, लेकिन वो हर दिन दूसरों से ज्यादा घंटे प्रैक्टिस करती थी। वो अपने हर नोट, हर धुन को बार बार सुधारती थी। कुछ साल बाद वही लड़की सबसे टॉप पर पहुंच गई और वो बच्चे जो प्रोडिजी कहे जाते थे वो बस मिड लेवल पर रह गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत का डबल फायदा नहीं उठाया। इस चैप्टर का एक और गहरा पॉइंट यह है कि टैलेंट तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तुम्हें जन्म से मिला या नहीं तुम बदल नहीं सकते, लेकिन मेहनत पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मतलब तुम रोज तय कर सकते हो कि आज कितनी मेहनत करनी है, कैसे करनी है और किस दिशा में करनी है, और यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी। एंजेला कहती है कि मेहनत सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार गिनी जाती है। पहली बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, और दूसरी बार जब तुम उसे मास्टर करके उस स्किल का इस्तेमाल करके कुछ हासिल करते हो। यही वजह है कि मेहनत करने वाला औसत इंसान टैलेंटेड लेकिन आलसी इंसान से हमेशा आगे निकल जाता है। चौथा चैप्टर, हाउ ग्रिटी आर यू? इसमें एंजेला थोड़ी मस्ती और थोड़ी सीरियस बातें मिलाकर हमें अपना ग्रिट चेक करने का तरीका बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर कितना ग्रिट है, ये जानने के लिए उसने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है जिसे वो ग्रिट स्केल कहती है। इसमें तुमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या तुम अपने काम में अक्सर इंटरेस्ट खो देते हो? क्या तुम किसी लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहते हो? क्या तुम बीच में रुकने के बाद वापस उस काम में जुट जाते हो? जितना तुम्हारा स्कोर ज्यादा, उतना तुम में ग्रिट ज्यादा। लेकिन यहां सबसे मजेदार बात यह है कि वो कहती है, ये कोई फाइनल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तुम्हारा ग्रिट स्कोर बदल सकता है। अगर अभी कम है तो मेहनत और सही आदतों से तुम इसे बढ़ा सकते हो, और अगर ज्यादा है तो भी तुम्हें इसे बनाए रखने के लिए कोशिश करनी होगी। वो कई ऐसे लोगों का जिक्र करती है जिन्होंने पहले कम स्कोर किया लेकिन बाद में अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव लाए कि वो बेहद दृढ़ और लगातार मेहनत करने वाले इंसान बन गए। 5वां चैप्टर, ग्रिट ग्रोस। अब यहां एंजेला एक बहुत उम्मीद देने वाली बात करती है। वो कहती है कि ग्रिट कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ किस्मत वालों के पास होती है। ये तो एक मसल की तरह है। जितना तुम इसका इस्तेमाल करोगे उतना ये मजबूत होगी। वो बताती है कि ग्रिट 4 तरीकों से बढ़ता है। दिलचस्पी, इंटरेस्ट पैदा करके, लगातार और समझदारी वाली प्रैक्टिस करके, अपने काम में कोई बड़ा मकसद जोड़कर और मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखकर। वो ये भी कहती है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे अंदर ग्रिट और मजबूत हो सकता है, क्योंकि तुम जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुके होते हो। इस चैप्टर में वो एक पहाड़ चढ़ने वाली महिला का किस्सा सुनाती है जिसने पहली बार में हार मान ली थी, लेकिन अगले कुछ सालों में तैयारी की, खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत किया और फिर उसी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। ये चैप्टर पढ़कर तुमको लगेगा कि चाहे अभी तुम्हारे अंदर ग्रिट कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। 6ठा चैप्टर, इंटरेस्ट। एंजेला यहां बहुत ईमानदारी से कहती है कि किसी भी काम में लंबे समय तक टिके रहने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है दिलचस्पी। अगर काम में मन नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, एक दिन आकर थक जाओगे और छोड़ दोगे। लेकिन वो ये भी बताती है कि इंटरेस्ट कोई जादू नहीं है जो अचानक एक दिन चमक उठे। ये तो धीरे धीरे बनता है और अक्सर हम इसे अपने बचपन या जवानी के शुरुआती दिनों में ढूंढना शुरू करते हैं। वो कहती है कि शुरू में बस अलग अलग चीजें ट्राई करो, जैसे खेल, म्यूजिक, लिखना, पढ़ाना, और देखो किसमें तुम्हें मजा आता है। एक बार तुम्हें वो चीज मिल जाए तो फिर उस पर धीरे धीरे और ज्यादा वक्त और मेहनत लगाओ। वो एक लड़की का किस्सा सुनाती है जिसे शुरू में पेंटिंग में थोड़ी सी रुचि थी,
उसने बस मस्ती में पेंटिंग शुरू की, लेकिन जैसे जैसे उसने सीखना शुरू किया, उसे इसमें और मजा आने लगा। कुछ सालों में वही लड़की एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गई। एंजेला ये भी चेतावनी देती है कि सिर्फ इंटरेस्ट ही काफी नहीं है। तुम्हें इस इंटरेस्ट को समय देना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और सबसे जरूरी, ये मत सोचो कि एक दिन में तुम्हें अपनी लाइफ का पैशन मिल जाएगा। कई बार हमें सही इंटरेस्ट ढूंढने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो मिल जाता है तो वही तुम्हें ग्रिड के रास्ते पर सबसे आगे ले जाता है। 7वां चैप्टर, प्रैक्टिस। अब जब तुम्हें अपना इंटरेस्ट मिल गया तो अगला स्टेप है प्रैक्टिस। लेकिन यहां एंजेला एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। हर प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती। अगर तुम बिना दिमाग लगाए बस रोज वही चीज रिपीट कर रहे हो तो तुम बेहतर नहीं होगे। इसको वो कहती है डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी जानबूझकर की गई, सोच समझ कर की गई मेहनत। इसका मतलब है कि तुम अपनी कमजोरियों को पकड़ो, फिर उन पर फोकस करके सुधार करो। जैसे मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो और तुम्हारा कवर ड्राइव कमजोर है। अब अगर तुम रोज वही शॉट लगाते रहो जिसमें तुम पहले से अच्छे हो, तो तुम और अच्छे नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम रोज 30 से 40 मिनट सिर्फ कवर ड्राइव पर मेहनत करो, कोच से गाइडेंस लो, अपनी गलतियां देखो और उन्हें सुधारो, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा वो शॉट मजबूत हो जाएगा। एंजेला बताती है कि इस तरह की प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें बार बार अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और दिमाग को ये असहज लगता है। यही वजह है कि लोग अक्सर सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें आसान लगता है। लेकिन जो लोग जानबूझकर मुश्किल हिस्सों पर काम करते हैं, वही लंबे समय में एक्सपर्ट बनते हैं। वो पियानो बजाने वाले एक लड़के का उदाहरण देती है जो रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका आधा टाइम सिर्फ उन हिस्सों पर जाता था जो उसे सबसे मुश्किल लगते थे। यही वजह है कि कुछ ही सालों में वो अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि अगर तुम अपने इंटरेस्ट को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें आरामदायक जोन से बाहर निकलकर, जानबूझकर और लगातार मुश्किल प्रैक्टिस करनी होगी। 8वां चैप्टर, पर्पस। एंजेला यहां एक बहुत गहरी लेकिन दिल छू लेने वाली बात करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे काम में सिर्फ तुम्हारा फायदा है, तो शायद तुम कुछ साल टिक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे काम में दूसरों का भला जुड़ गया, तो तुम सालों साल, यहां तक कि जिंदगी भर भी टिके रह सकते हो। ये मकसद ही तुम्हें मुश्किल वक्त में हार मानने से रोकता है। वो समझाती है कि शुरुआत में ज्यादातर लोग अपने काम में बस अपनी खुशी, पैसे या पर्सनल गोल्स देखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन अक्सर कमजोर पड़ जाता है जब मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम किसी और की जिंदगी में फर्क ला रहा है, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। वो एक टीचर का किस्सा सुनाती है जो स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और हालात भी आसान नहीं थे। फिर भी वो रोज स्कूल जाती थी, नए नए तरीके अपनाती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। जब किसी ने उससे पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है, तो उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन बच्चों की जिंदगी बदल सकती हूं। यही उसका पर्पस था और यही वजह थी कि वो थकने या हारने के बजाय और मजबूत होती गई। एंजेला कहती है कि पर्पस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम दुनिया को बदल दे। पर्पस का मतलब है कि तुम्हारा काम किसी न किसी के लिए मायने रखता हो, चाहे वो एक इंसान हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी टीम हो या तुम्हारा समाज हो। वो एक और रिसर्च का जिक्र करती है जिसमें पाया गया कि जो लोग अपने काम में दूसरों की मदद का मकसद जोड़ते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि अपने काम में भी लंबे समय तक टिके रहते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। इस चैप्टर का सीधा संदेश है, अपने काम को सिर्फ अपने बारे में मत रखो, उसमें दूसरों का भला जोड़ो। जब तुम्हारा मकसद खुद से बड़ा होगा, तो तुम्हारा ग्रिट अपने आप मजबूत हो जाएगा और मुश्किल हालात भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। 9वां चैप्टर, होप। एंजेला कहती है कि ग्रिट का चौथा और सबसे इमोशनल पिलर है उम्मीद।
लेकिन ये वाली उम्मीद सिर्फ मन ही मन सोचने वाली नहीं है, ये है एक एक्टिव उम्मीद। इसका मतलब है कि जब हालात खराब हो तो बैठकर किस्मत को कोसने के बजाय ये भरोसा रखना कि मेहनत से कुछ बदला जा सकता है। वो एक साइकोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल करती है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई बेबसी। ये तब होता है जब इंसान बार बार असफल होने के बाद मान लेता है कि कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रिट वाले लोग इसके उलट करते हैं, वो लर्न्ड ऑप्टिमिज्म अपनाते हैं, यानी हर हालत में ये मानते हैं कि कोशिश करने से कुछ अच्छा हो सकता है। एंजेला एक कहानी सुनाती है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जिसके पहले 2 सेमेस्टर में बहुत खराब मार्क्स आए। उसके दोस्त कॉलेज छोड़ गए, लेकिन उसने खुद से कहा, यह सिर्फ इस बार हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा फेल रहूंगा। उसने पढ़ने का तरीका बदला, टीचर से मदद ली और अगले साल टॉपर बन गया। इस चैप्टर में वो हमें यह सिखाती है कि उम्मीद का मतलब चमत्कार का इंतजार करना नहीं, बल्कि काम करने की अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। और ये भरोसा छोटी छोटी जीतों से बनता है, जो हर बार हमें साबित करती है कि हम बदलाव ला सकते हैं। 10वां चैप्टर, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट। ये चैप्टर पेरेंट्स और मेंटर्स के लिए एक गाइड जैसा है। एंजेला कहती है कि बच्चों में ग्रिट पैदा करने के लिए सपोर्टिव एंड डिमांडिंग दोनों होना जरूरी है। वो एक स्केल की तरह समझाती है, एक तरफ है ज्यादा प्यार लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं, दूसरी तरफ है बहुत सख्ती लेकिन कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। असली बैलेंस तब आता है जब पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद भी रखते हैं और साथ में उनका साथ भी देते हैं। वो कई पेरेंट्स की कहानियां देती है, जैसे एक पियानो मास्टर का बेटा हर दिन 90 मिनट प्रैक्टिस करता था। अगर वो बोर हो जाता तो मां कहती, मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये सीखनी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां प्यार भी था और डिमांड भी। वो कहती है कि बच्चों को जल्दी जल्दी काम बदलने देने के बजाय उन्हें एक चीज में टिके रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही आदत आगे चलकर ग्रिड बनाती है। और सबसे अहम बात, बच्चे हमारे कहे से ज्यादा हमारे किए से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद मुश्किलों में टिके रहते हैं तो बच्चा भी वैसा बनता है। 11वां चैप्टर, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट। ये चैप्टर थोड़ा चेंज ऑफ सीन है। यहां एंजेला बताती है कि ग्रिट सिर्फ किताबें पढ़ने या ऑफिस में मेहनत करने से नहीं बनता, बल्कि खेल के मैदान, म्यूजिक हॉल, थिएटर स्टेज और किसी भी चुनौतीपूर्ण एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी बनता है। वो कहती है कि जब तुम किसी स्किल बेस्ड एक्टिविटी में लगते हो तो तुम्हें धैर्य, हार से सीखने की आदत और लगातार सुधार करने की आदत खुद ब खुद आ जाती है। वो एक स्टडी का जिक्र करती है जिसमें हजारों बच्चों का ट्रैक रखा गया। नतीजा ये निकला कि जिन बच्चों ने बचपन से कम 1 साल किसी खेल, म्यूजिक या डांस जैसी एक्टिविटी को लगातार किया, उनमें ग्रिट ज्यादा था। और अगर उन्होंने 2 से 3 साल लगातार वही एक्टिविटी की तो उनका ग्रिट लेवल और भी ऊपर चला गया। वो एक बास्केटबॉल टीम की कहानी बताती है जो शुरू में हमेशा हारती थी, लेकिन कोच ने उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाई, हर मैच की गलतियों का एनालिसिस करवाया और धीरे धीरे वही टीम चैंपियन बन गई। ये सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये ग्रिट की जीत थी। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, अगर तुम या तुम्हारा बच्चा किसी भी स्किल या एक्टिविटी को लंबे समय तक करते हो तो ये सिर्फ वो स्किल नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी और सहन शक्ति को मजबूत करता है। 12वां चैप्टर, अ कल्चर ऑफ ग्रिट। एंजेला यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट लाती है, तुम्हारे अंदर ग्रिट सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं बनती, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों और माहौल का भी उस पर बहुत बड़ा असर होता है। सोचो, अगर तुम ऐसे दोस्तों के बीच हो जो हर दिन मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं और अपने काम को लेकर सीरियस रहते हैं, तो तुम्हें भी खुद ब खुद वही आदतें लग जाएंगी। दूसरी तरफ, अगर तुम ऐसे माहौल में हो जहां लोग बस टाल मटोल करते हैं और हर मुश्किल पर हार मान लेते हैं, तो तुम्हारा भी मन धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। एंजेला कई असली उदाहरण देती है, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम में उसने देखा कि वहां मेहनत और अनुशासन की इतनी गहरी संस्कृति थी कि नए खिलाड़ी
चाहे वो कितने भी आलसी क्यों न हो, कुछ ही हफ्तों में मेहनती हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां सबको एक दूसरे से प्रेरणा मिलती थी। ये दबाव भी देता था और मोटिवेशन भी। वो बताती है कि अच्छे कल्चर में 3 चीजें होती हैं। 1. मेहनत की इज्जत। 2. हार मानने को बुरा मानना। और 3. एक दूसरे को सुधारने में मदद करना। जैसे अगर तुम किसी म्यूजिक बैंड में हो और वहां सब रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तो तुम भी बिना बोले उसी लेवल पर मेहनत करने लगते हो। यही कल्चर तुम्हारे ग्रिड को मजबूत करता है, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ रहे होते, तुम्हारे साथ पूरा माहौल तुम्हें आगे खींच रहा होता है। 13वां चैप्टर, कंक्लूजन। आखिरी चैप्टर में एंजेला पूरी किताब का सार बताती है। वो कहती है कि ग्रिट एक फिक्स चीज नहीं है, ये मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। तुम्हें ग्रिट बढ़ाने के लिए 4 चीजें करनी होंगी। पहली, अपने काम में सच में दिलचस्पी पैदा करो। दूसरी, उस पर जमकर और स्मार्ट तरीके से मेहनत करो। तीसरी, अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ो, ताकि मुश्किल समय में भी लगे कि ये मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखती है। चौथी, कभी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले। वो कहती है कि जिंदगी में बड़े काम के लिए टैलेंट जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जुनून और परसेवरेंस, लंबे समय तक टिके रहने की ताकत है, तो तुम किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये ताकत तुम्हारे कंट्रोल में है। हर सुबह उठकर तुम फैसला करते हो कि आज कितनी मेहनत करनी है, कैसे करनी है और क्या हासिल करना है। एंजेला आखिरी में एक बहुत प्यारी लाइन कहती है, सपने पूरे करने का राज ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी तेज शुरुआत है, बल्कि ये है कि तुम कितने लंबे समय तक रास्ते पर टिके रहते हो। ये किताब का असली मैसेज है। टिके रहो, लगे रहो, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी।